नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान का निर्माण, जिसके अंदर कुल 12 अधिवेशन जो हुए थे संविधान सभा के द्वारा, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। और भारतीय संविधान का जो क्रियान्वयन किस प्रकार से कब हुआ था, और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, और एक हम कह सकते हैं आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, उन सभी के बारे में हम लोग है जो कि एक गहनता से चर्चा हम लोग है जो कि कर चुके हैं। और आज ये हमारा वीडियो पार्ट 6 रहेगा। इसके अंदर हम भारतीय संविधान के विशेष तथ्य से है जो कि प्रश्न जो बनते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और भारतीय संविधान के विशेष तथ्य से संबंधित जानकारी हम लोग लेंगे आज के सेशन में। बहुत शानदार जानकारी रहेगी, जो जानकारी आप सभी को ऑलरेडी हम कह सकते हैं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितनी जानकारी आपके पास में एक अपने देश के नागरिक होने के नाते अपने संविधान के बारे में आपको कितनी जानकारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। और इससे पहले जो 5 क्लास हुई है वो आप सभी को अच्छे से आप लोगों ने उसके बारे में प्रिपेयर आप होंगे। ठीक है, चलो तो आप हेडिंग लगाएंगे, भारतीय संविधान विशेष तथ्य। क्या लगाएंगे? भारतीय संविधान विशेष तथ्य। भारतीय संविधान से संबंधित विशेष तथ्य। ठीक है, अब इसमें पहले आप लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप समझने की कोशिश करें कि भारत का जो संविधान है उसको लिखने में, बाकी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, इसका टॉपिक हमारे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में अलग से हमें देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम लोग है जो कि अलग से जानकारी लेंगे। कहने का मतलब उस टॉपिक को हम अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता, आज ये एक क्लास होगी, इसके बाद में एक क्लास और होके 7वीं क्लास है, यानी 7 वीडियो के बाद में ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। और इसके बाद में हम लोग है जो कि कोशिश करेंगे जल्द ही भारतीय संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा। संविधान को कितना समय लगा भाई, बताओ? आप सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, सभी को पता है ना। अब ये समय कब से लेकर के कब तक काउंट होता है, बताइए? ये समय कब से लेकर के कब तक काउंट होता है? देखो, ये बात किसकी आ रही है यहाँ पे? लिखने की। किसकी बात करें हम? लिखने की। तो ये जो संविधान सभा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है लाडलो? 9 दिसंबर 1946 को। फिर बात करते हैं हमारे भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार कब हो गया था, उसको पेश किया गया संविधान सभा में और उसको अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो वो कब हुआ था? वो हुआ था आपके 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुछ भागों को लागू भी किया गया था और कहा गया कि शेष संविधान जो है, संपूर्ण संविधान, वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। कहने का मतलब ये जो संविधान को यहाँ से लेकर के यहाँ हम कह सकते हैं संविधान को लिखना आरंभ किया गया था, यहाँ पे पूर्ण कर दिया गया। ठीक है, किसकी बात करें? लिखने की। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1946 तक भारतीय संविधान को लिखने का जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यहाँ तक पता है आपको? ओके, ये लिखने की अवधि मानी जाती है। इसके बाद में कुछ लिखा नहीं गया।
ठीक है, इस तारीख के बाद में कुछ लिखा नहीं गया, और इस टाइम संविधान सभा के द्वारा इसको पारित भी कह सकते हैं। इसमें कुछ 16 अनुच्छेद थे, उनको लागू भी कर दिया गया था, और कुछ भाग थे उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, बाकी संपूर्ण संविधान को, यानी आपके 26 जनवरी 1950 को, कब की बात कर रहे हैं हम, 26 जनवरी 1950 को बाकी हम कह सकते हैं संपूर्ण संविधान को लागू किया गया, जिसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद कितने थे, 395, अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची, भाग कितने उसमें लागू किए गए, 22 भाग। वर्तमान में अगर बात करें संविधान में कितने अनुच्छेद है भाई, टोटल मिला करके अगर अनुच्छेद की बात करें तो लगभग आपके कई जगह 470 है। ठीक है ना, 470 है, 470 वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात करें 470 है, और परिविष्ट संख्या की बात करें तो परिविष्ट संख्या आपके 395 है। भाग की बात करें तो वर्तमान समय में संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर भागों की संख्या जो है वह 25, कितनी है दोस्तों, 25। परिविष्ट संख्या की बात आएगी तो 22 है। इस चीज का थोड़ा ध्यान अच्छे से रखना है। बात करें संविधान जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब कितनी अनुसूची को लागू किया गया, 8 अनुसूची को लागू किया गया था। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची है भाई, कितने हैं वर्तमान में, 12 अनुसूची। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची। और परिवेश संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपके, 8 अनुसूची। ठीक है, और जब पहला प्रस्ताव आता है BN राव के द्वारा जो संविधान सभा को दिया गया था, तो उसके अंदर कितने अनुसूची की बात की गई थी, उसके अंदर 13 अनुसूची प्लस 243 अनुच्छेद दिए गए थे। ठीक है, तो इस तथ्य के अंदर हम बात करने वाले हैं वो यही है। बस बाकी हमें आपको संपूर्ण सामान्य जानकारी दी थी। मेन बात क्या है इसमें कि संविधान के लिखने का समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। कब से लेकर कब तक संविधान लिखा गया भारत का, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक लिखा गया। ठीक है, फिर बात आती है कि संविधान सभा जो है जिसके द्वारा संविधान को लिखने का काम किया गया और संविधान को लागू करने का काम किया गया, उसका अस्तित्व कब तक बना रहा था, यानी उसकी अस्तित्व अवधि की अगर बात करें 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक संविधान सभा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार लिखना नहीं है, एक बार केवल और केवल समझने की कोशिश करनी है। जहां समझ में नहीं आए आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी अवधि की बात करें, अस्तित्व अवधि, तो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक संविधान सभा अपने अस्तित्व में रहती है। कहने का मतलब एक डेट यही हो जाएगी, कब से स्टार्ट हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक, 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा अपने अस्तित्व में रहती है। 24 जनवरी को, यानी 12वां एक दिवसीय अधिवेशन कब हुआ था संविधान सभा का, 24 जनवरी को। देखो इसकी अवधि की बात करें, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 लास्ट कब था, एक दिवसीय 12वां अधिवेशन जो हुआ था। कौन सा अधिवेशन, 12वां अधिवेशन जो हुआ था वो संविधान सभा का आखिरी दिन था। इसके बाद में क्या होता है भाई, भारत में संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। और फिर इसके बाद में बात करते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल मिलाकर के लास्ट कौन सा था, 12वां। तो कहने का मतलब संविधान
सभा में अगर बात करें तो कुल अधिवेशन जो है टोटल 12 हुए थे। कितने हुए थे दोस्तों? 12 अधिवेशन हुए थे। टोटल 12 अधिवेशन की कुल मिलाकर अगर बैठकों की बात करें तो कितनी हुई थी भाई? 167, 167। देखो अगर हम बात करें इसमें तो 26 नवंबर 1949 को, कौन सा? 26 नवंबर 1949, यहाँ तक अगर बात करें तो 166 रहेगी। 26 नवंबर 1949 तक के संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हो चुकी थी? तो 166 होगी। और एक इसमें कौन से ऐड कर दी जाती है? 24 जनवरी वाली। 24 जनवरी एक दिवसीय जो 12वां अधिवेशन था, इसको अगर और जोड़े तो टोटल कितनी होगी संविधान सभा की बैठकें? 166। आपको अगर पूछा जाए 26 जनवरी 1900, यहाँ पे मैंने 46 लिख दिया ना, सॉरी, मैं बोल तो 49 रहा हूँ, 46 कैसे लिख दिया? आपने बताया नहीं 46 से 46 में 3 साल का 2 साल कहाँ से हो गए? मैंने बोला तो 49 है ना। ठीक है, वैसे मैं लिखवाऊंगा नहीं गलत आपको, हाँ समझाने में कई बार ऐसे मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन उसको पकड़ लूंगा मैं जल्दी से। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि अगर पूछा जाए प्रश्न में कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हो चुकी थी, तो 166 होगा। अगर पूछेंगे, ये डेट नहीं देंगे और पूछेंगे कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा 167। समझ में आया यहाँ तक? कुल अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर बात करते हैं संविधान का लेखन। संविधान का लेखन किसने किया था भाई? अंग्रेजी में। संविधान को लिख करके सभा में जब पेश किया गया तो कितनी प्रतियां पेश की गई? कितनी प्रतियां? 3 प्रतियां पेश की गई। 3 प्रतियां पेश की गई, जिसमें एक तो थी हस्तलिखित अंग्रेजी, दूसरी कौन सी थी? हस्तलिखित हिंदी, तीसरी थी प्रिंट अंग्रेजी। तो संविधान सभा द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं किस इन तीनों प्रतियों में से किस प्रति पर है जो कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो वो थी दोस्तों फर्स्ट वाली, हस्तलिखित अंग्रेजी पे। तो अब हम बात कर सकते हैं कि संविधान जो भारत का है वो किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जो संविधान लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? अंग्रेजी संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया था भाई? इसके लेखक का नाम बताओ भाई, किसने लिखा था संविधान? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी इन्होंने जो कि अंग्रेजी में संविधान को लिखा था। अब बात करते हैं, क्या इस व्यक्ति ने संविधान को लिखने का पैसा लिया था? बिल्कुल नहीं। और संविधान को, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से। संविधान को किस शैली में लिखा भाई? फॉन्ट की अगर बात करें तो इटालिक शैली में, इटालिक शैली में, या फिर हम कह सकते हैं फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब शब्दों का जो घुमाव वगैरह होता है ना, तो उसकी एक शैली होती है अलग अलग, उसे फॉन्ट कहते हैं। जैसे कि मानो कि मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया नायक IAS एकेडमी, ठीक, तो मानो कि ये कोई खांड बोल्ट की कुछ देवनागरी वगैरह लिपि की, देवनागरी वैसे हिंदी में काम करते, तो अब इसमें जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे ये है
और कई बार नायक ऐसे आ जाता है, तो मतलब ये क्या है, अलग अलग शैलियां हैं शब्दों की, उसे कहते हैं मतलब जैसे इटालिक शैली है ना, वो साफ शुद्ध और ऐसी मतलब हम कह सकते हैं एक अंग्रेजी भाषा की शब्द शैली थी। तो उसके अंदर भारत के संविधान को लिखा गया। लिखने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके द्वारा संविधान को लिखा गया इटालिक शैली के अंदर। फिर बात आती है कि इसे संविधान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि हिंदी अनुवाद की एक समिति थी, हिंदी अनुवाद समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? घनश्याम सिंह गुप्त। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त इसके अध्यक्ष थे। तो जब अंग्रेजी में संविधान लिखा गया था, इसकी हिंदी अनुवाद तो कर देते हैं, हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त। फिर इन्होंने भाई एक बात की कि मेरे अक्षर अच्छे नहीं है, लिखावट मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, बसंत कृष्ण वैद। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी के अंदर इस संविधान को लिखने का जो काम किया था वो बसंत कृष्ण वैद ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी अनुवाद किया किसने था? घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था। और हिंदी सुलेखन का कार्य, हिंदी सुलेखन का कार्य किसने किया था? हिंदी सुलेखन का कार्य, एक बार लिखना नहीं, सारा कुछ मैं लिखवा दूंगा आपको अच्छे से, केवल और केवल समझने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में दोबारा जब मैं बारी आएगी आपको लिखवाने की, उस टाइम आपको शायद जहां तक मेरा आइडिया है आपको 80% आपको टॉपिक जो है हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है मटेरियल, वो सारा आपको याद हो जाएगा। तो हिंदी सुलेखन समिति का कार्य किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद ने। बसंत कृष्ण वैद ने क्या काम किया था? भारतीय संविधान को हिंदी में लिखने का काम किया था। यहां तक समझ में आ गया। और यहीं पे बात आती है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, किस अधिवेशन के तहत हम बात कर सकते हैं इसकी। तो हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर को। कब दिया गया दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। उस टाइम कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 9वां अधिवेशन में। अधिवेशन कौन सा था? अधिवेशन 9वां। अब बात आती है कि इसमें हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है वो एक, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था मुंशी आयंगर। इसलिए इसकी जो भाषा का अगर बात करें तो हिंदी भाषा को इसका तथ्य यह बनता है, लाइन पूरी, कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर 14 सितंबर 1949 को 9वें अधिवेशन में है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो किस फॉर्मूले के द्वारा इसको दिया गया था हिंदी भाषा का दर्जा? मुंशी आयंगर, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मानो कि घर के अंदर कोई शादी है या फिर हम कह सकते हैं कहीं मेले के अंदर कोई संग ले जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अकेले बैठ के किसी भी चीज का निर्णय नहीं लेते। ठीक है, ले भी नहीं सकते, हमारी चलती क्या है, अकेला हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ, घर में कुछ कर सकते हैं, बट बाहर अगर हम क्या करते हैं कि संविधान सभा के अंदर अगर इस चीज की कोई बात करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे एक तरह से ग्रुप बनाते हैं, सबका मन अलग अलग होता है, इसलिए क्या करते हैं कि एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था मुंशी आयंगर फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, उसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। आज
कितने हैं? 12 सितंबर है ना, 12 सितंबर, परसों हिंदी दिवस है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले। चलो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में देखो इनकी एक कहानी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब क्या एक बार क्या है कि ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने कहा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कि हमारे भारत का संविधान लिखना है आपको, क्योंकि इनकी जो राइटिंग है, जो भाषा है अंग्रेजी के अंदर, वो बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको चुना था। और पूछा गया कि आपको भारत का संविधान लिखना है, क्या कितना पैसा लोगे? तो इन्होंने कहा कि भाई पवित्र ऐसा संविधान, अगर किसी देश का संविधान लिखना है तो ये पवित्र दस्तावेज है, इसका हम पैसा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। बोला ठीक है बताओ। बोला बात ये है कि हम पूरा संविधान आपका लिख देंगे, एक नया पैसा भी हम आपसे नहीं लेंगे, बट शर्त यह है कि पहली बात तो यह है कि जो पूरा पेज होगा, जैसे पूरा पेज लिखा, उस प्रत्येक पेज पे मेरा नाम होगा। क्या बोला? कि प्रत्येक पेज पे मैं मेरा नाम लिखूंगा। बोला ठीक है, ये भी ठीक बात है भाई, इतना बड़ा संविधान, इतना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा मटेरियल अगर इसमें लिखेगा तो बंदा भाई ठीक है। बोला प्रत्येक पेज पे नीचे लास्ट में मेरा नाम लिखूंगा। बोला दूसरी शर्त क्या है? बोला दूसरी शर्त मेरी ये है कि आखिरी पेज में मेरे दादा का नाम भी लिखूंगा। दादा मतलब उसके गुरु भी थे, क्योंकि वो अपने दादा के पास में पला बड़ा था, इसलिए आखिरी पेज में उन्होंने अपने दादा का नाम भी लिखा था। और उनके दादा का नाम क्या था दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्या उनके दादा का नाम हरिराम प्रसाद रायजादा था? आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, क्लियर करके। यहां तक समझ में आया? फिर बात आती है भाई, इन्होंने लिख तो दिया, फिर इस संविधान के सभी पेजों पे, फ्रंट पेज पे, आखिरी पेज पे इसको सुंदरता देने के लिए चित्रकारी की गई। क्या की गई? चित्रकारी की गई। इस पे कुछ ज्यामिति आरेख बनाए गए। तो चित्रकारी की अगर बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है नंदलाल बसु। क्या नाम है दोस्तों? नंदलाल बसु कहते हैं, या फिर जिसे बोस भी कई जगह नाम देखने को मिलता है, नंदलाल बोस। ये व्यक्ति जो है, इसको कहा गया कि भाई आपको भारतीय संविधान जो है इस पे चित्रकारी करनी है। तो हाँ, इन्होंने चित्रकारी की थी। बाकी संविधान का लिखने का जो भी काम था, लिखने का, उसमें हम कह सकते हैं चित्रकारी का, मानो कैसा भी काम था, सारे काम जो है पैसों से हुए थे। सिवाय इस व्यक्ति ने जो है वो बिना किसी पैसे के काम किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसलिए इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक इंसानियत के तौर पे बात कर सकते हैं। बाकी आज का जमाना की अगर बात करें तो पैसे के बिना बेटा भी अपने मम्मी पापा काम नहीं करता है। अगर बेटे को कहा जाता है कि सब्जी लेके आने, तो बोला पहले 10 रुपए दो, होता ना। लेकिन इस व्यक्ति ने पूरे भारत का संविधान जो है पूरे बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के लिखा था। और कितना समय लगा था बताओ, अपना समय। क्योंकि इन्होंने कहा था, अब जब व्यक्ति के मानसिक अगर इस प्रकार से है, इन्होंने कहा कि भाई पवित्र अगर संविधान, ऐसे जो संविधान है पवित्र, एक तरह से हम कह सकते हैं दस्तावेज है, तो इसका हम पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए इन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। फिर बात आती है चित्रकारी की। तो नंदलाल बोस जो कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय के अन्य चित्रकार थे। सुना होगा नाम आपने। किसने की थी स्थापना इसकी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इस विश्वविद्यालय के अन्य चित्रकार थे नंदलाल बोस। इन्होंने कहा भाई चलो काम तो करवा देंगे, लेकिन मैं थोड़ा बुजुर्ग आदमी हूं, मेरे से काम नहीं होगा, मेरे साथी लोग आएंगे वो कर देंगे। बोला कोई दिक्कत है, मैं तो चित्रकारी चाहिए, कोई भी कर सकता है।
इसलिए इनके साथ ही आए थे और करने का मतलब संविधान पे चित्रकारी की थी। और ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? शांति निकेतन विश्वविद्यालय के अन्य चित्रकार थे। फिर बात करते हैं शांति निकेतन विश्वविद्यालय के उसके बारे में। तो ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है। देखिए हम लोगों ने राजस्थान के जो राज्यपाल पढ़ा था, राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें राज्य के अंदर, चाहे राजस्थान है चाहे अन्य कोई भी राज्य है, राज्य के अंदर कोई भी अगर सरकारी की अगर बात करें, कोई भी विश्वविद्यालय है, कोई भी यूनिवर्सिटीज है, तो उसके जो कुलाधिपति है वो कौन होता है? अगर राज्य के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका कुलाधिपति होता है राज्यपाल। उसी तरह से राष्ट्र के अंदर बात करें तो केंद्र के अंदर कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है सरकारी, प्राइवेट की अगर हम बात नहीं करते, और प्राइवेट की बात आर्टिकल में है ही नहीं, तो जो भी केंद्र के अंदर जो हम कह सकते हैं सरकारी जो भी विश्वविद्यालय, उनका कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। लेकिन ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में इसके कुलाधिपति कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी है। उसी के अनुसार हम लोगों ने राजस्थान के अंदर भी एक अपवाद पढ़ा था। जोधपुर के अंदर है एक लॉ यूनिवर्सिटी। कौन सी? लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। इसके कुलाधिपति कौन है? अब भाई राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर है तो उसका राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन ये एक अपवाद है लॉ यूनिवर्सिटी। इसके कुलाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो जोधपुर की लॉ यूनिवर्सिटी, इस पे कुलाधिपति है। इसलिए कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवाद को हम क्या करते हैं, नोट्स में लिखते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे बात आती है ज्यामितीय अलंकरण का कार्य जो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। राजस्थान के चित्रकार भी इनके अंदर शामिल थे। इनके जो दोस्त थे ना, उनमें राजस्थान का भी एक चित्रकार शामिल था जिसका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, क्या अब आप कहें तो यहाँ तक कुछ लिखें या फिर संविधान के वाचन हम इसके बाद में पढ़ेंगे? ठीक है, पहले हम इतना लिख लेते हैं, जो भी यहाँ तक पढ़ा है लिख लेते हैं। ठीक है ना? क्या यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है? मेरे ख्याल से ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली बात तो आप मेरे से सुनोगे, दूसरी बात आप अपने हाथ से अपने नोट्स में नोट करोगे, तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। इसलिए आप हेडिंग लगाओ पहले, भारतीय संविधान विशेष तथ्य। मैंने वो भी हटा दिया क्या? भारतीय संविधान विशेष तथ्य। अब आप अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करो। भारतीय संविधान विशेष तथ्य। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहां तक समझ में? फिर लिखो, इसकी अवधि की बात करो, लिखने की अवधि। लिखने की अवधि मानी जाती है 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर
1949 तक। ये क्या भाई, ये संविधान को लिखने की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट लिखो, संविधान सभा की अस्तित्व अवधि। संविधान सभा की अस्तित्व अवधि, यानी संविधान सभा जो है अपने अस्तित्व पर कब तक रही थी। तो इसमें होगी, एक तो डेट कौन सी आ जाएगी, सेम वही जो संविधान सभा की पहली बैठक। अच्छा, कब तक रही थी पहले ये लिखो आप, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। तीन वर्ष 1 माह और 16 दिन। अब इसकी अवधि की बात करें, कौन सी हो जाएगी, डेट लिखो आप, 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा अपने अस्तित्व पर रहती है। फिर लिखो, संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशनों की संख्या 12। फिर लिखो, कुल बैठकों की संख्या कुल बैठकों की संख्या कितनी थी, 167। एक चीज अगर लिखनी चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि बैठकें 26 नवंबर 1949 तक, तो 26 नवंबर 1949 तक 166 प्लस 24 जनवरी, ये एक दिवसीय जो अधिवेशन था, इसको साथ में मिलाते हैं तो 24 जनवरी 1950 बराबर 167 बैठक। कितनी होगी, 167। तक कोई डाउट। मेरे ख्याल से ये सारी लाइन आपको याद हो गई जहां तक मेरा आइडिया। ठीक है, लिखो, लिख लिया तो फिर बोल देना।
ठीक है, चलो अब लिखो आप संविधान का लेखन। नेक्स्ट लाइन लिखो, संविधान का लेखन। संविधान का लेखन किस भाषा में किया गया? अंग्रेजी में। किस में किया गया? अंग्रेजी में। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अंग्रेजी में, हिंदी में आगे दूसरी बात करेंगे। अंग्रेजी में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा नाम आपको याद हो। अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, फिर ऑप्शन में आपका गलत नहीं होगा। फिर इसमें कोष्टक में लिख दो इटैलिक शैली में लिखा। किस शैली में लिखा था दोस्तों इन्होंने? इटैलिक शैली। कई बार पूछ भी ले सकते, इटैलिक शैली। अगर शैली वगैरह नाम समझ में नहीं है तो अंग्रेजी में भी जो देखने को मिलता है फॉन्ट नाम मिलता है। ठीक है, फिर लिखो इसमें हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया था। किसका अनुवाद किया गया? भारतीय संविधान का। फिर बात आती है हिंदी सुलेखन का कार्य। संविधान का हिंदी में सुलेखन किसने किया था? सुलेखन का मतलब राइटिंग, लिखना। सुलेखन का कार्य किसके द्वारा? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा। ने किया। ये भी समझ में आ गया। फिर इसके बाद में लिखो सुलेखन का कार्य। ठीक है, फिर हिंदी को राजभाषा का दर्जा, ये नोट करके लिख लो एक चीज, कब दिया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा का दर्जा किस फॉर्मूले के तहत दिया गया? मुंशी आयंगर फॉर्मूला। मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत। फॉर्मूले के अनुसार कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को किस अधिवेशन में दिया गया था? को 9वें अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन चल रहा था उस टाइम? 9वें अधिवेशन में दिया गया। ठीक है, इसके बाद में नोट पूरा हो जाता है।
फिर लिखो आप चित्रकारी की। चित्रकारी किसने की थी? नंदलाल बसु या फिर नंदलाल बोस लिख लो आप। नंदलाल बोस किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय। शांति निकेतन विश्वविद्यालय के चित्रकार के अन्य चित्रकार ने की थी। ठीक है। एकमात्र विश्वविद्यालय, ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, कोमा लगा के लिखो, एकमात्र विश्वविद्यालय जिनका अधिपति राष्ट्रपति न होकर के प्रधानमंत्री होता है, जिनका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति न होकर प्रधानमंत्री होता है। होना कौन चाहिए? विश्वविद्यालय का केंद्र के अंदर अगर कोई विश्वविद्यालय है तो उसका राष्ट्रपति होता है। सेम उसी प्रकार अगर राज्य के अंदर कोई विश्वविद्यालय है तो उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। सेम दर्जा राज्य और केंद्र के अंदर होता है। लिख लिया यहाँ तक? इसके बाद में लिखो आप, ज्यामितीय अलंकरण का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया। यहाँ तक लिख लो पहले। फिर संविधान के 3 वाचन पढ़ेंगे। लिख लिया? अब लिखो, साथ साथ लिखते रहो अब, क्योंकि समझ तो लिया पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यामितीय अलंकरण का कार्य किसने किया था? राम मनोहर लाल ने, राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ज्यामितीय अलंकरण का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया था। फिर लिखो, राजस्थान के चित्रकार राजस्थान के चित्रकार कौन थे? इनमें राजस्थान के चित्रकार थे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो इन चित्रकारों में शामिल थे। यहां तक लिख दिया। अब एक नया हेडिंग लगाओ, संविधान
सभा के वाचन, संविधान के वाचन। संविधान के कुल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे ना। संविधान वाचन, लिखो इसमें। देखो पहले समझने की कोशिश करो, आपको याद करना है, ठीक है? किस प्रकार से करना है? देखो पहले पहला वाचन हो गया, दूसरा वाचन यहाँ लिखेंगे, तीसरा यहाँ लिखेंगे, फिर कब से स्टार्ट, फिर से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक, ठीक है? अब क्या करना है आपको? सबसे पहले एक में आप लिख दो अक्टूबर, बाकी सब में नवंबर लिख दो। समझ में आ रहा है? एक में अक्टूबर, बाकी सब में नवंबर। जैसे कि ये जो है ना, यहाँ पे इसमें लिख दो एक में अक्टूबर, बाकी सब में नवंबर लिख दो। इसको लिखना नहीं है, यहाँ तक लिख लो पहले, ये समझने की कोशिश करो। इसको मैं लिखूंगा आगे, क्योंकि एक एक करके लिखवाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें भी नवंबर, एक में अक्टूबर, बाकी सब में नवंबर। फिर 3 में 1948 और 3 में 1949, तो इनमें से इसी में भी 1948 और इसी में भी 1948, इसमें भी 1948, इसमें 1949 और इसमें भी 1949, इसमें भी 1949। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या आपको? देखो पहले वहाँ तक लिखो, फिर समझाता हूँ क्या करना है। जैसे 3 वाचन हुए थे संविधान के, तीनों को हम कैसे समझेंगे? पहले कब से कब तक, कब से कब तक, तो केवल एक को, जो दूसरा वाचन था उसका कब तक चला था, तो इसमें आपको अक्टूबर लिखना, बाकी सब में 5 में है जो कि नवंबर लिख दो, ठीक है ना? लिख दिया। फिर 3 में शुरुआत से लेकर के 3 में 1948, 1948, 1948, फिर 1949, 1949, 1949। फिर डेट की बात आती है, तो डेट आपको पता है पहला हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक है जो कि पहला वाचन हुआ था। तो कब से कब तक हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। फिर दूसरा हुआ था 15 से 17 तक, ठीक है? 15 से 17 तक, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, क्योंकि 1949 हो गया, यहाँ पे 1948 है। तीसरा हुआ था 17 से 26, 17 नवंबर से 26 नवंबर तक, 17 नवंबर से नवंबर तक। समझ में आ गया ना यहाँ तक? इसलिए अब यहाँ पे बात करो कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक कितने दिन इसमें हो रहा है भाई? 5 दिन का हो रहा है ना। इसलिए पहला जो वाचन है सबसे छोटा वाचन कहलाता है, सबसे छोटा वाचन। समझ में आया यहाँ तक? सबसे छोटा वाचन। इसमें से कौन सा जो वाचन आपको बड़ा लग रहा है? ये देखो 15 नवंबर से 1948 है, यहाँ पे 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तो लगभग इसमें 11 महीने कुछ चल, एक साल मान सकते आप। सबसे लंबा वाचन, संविधान का सबसे लंबा वाचन कहलाता है दूसरा वाचन, दूसरा सबसे लंबा वाचन।
एक बार आप समझने की कोशिश करो, इसको मैं खोल के अच्छे से लिखवाने की कोशिश करूंगा एक एक करके, ठीक है। अब बात आती है इसमें जो संबोधित करने वाला कौन था, B.N. राव। B.N. राव, इसमें था S. राधाकृष्णन वक्ता, ऐसे राधाकृष्णन। इसमें ये तथ्य उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा नहीं कहा गया कि भाई संविधान का पहला वक्ता इसके कहा जाता है। ये फिर क्या है कि एक प्रश्न के माध्यम से इसे हम तथ्य निकालते हैं। संविधान का पहला वक्ता कौन कहलाता है, S. राधाकृष्णन। ये वाचन किसके द्वारा किया गया था, पहला जो वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक किया गया था। ये वाचन S. राधाकृष्णन द्वारा किया गया, संविधान का पहला वक्ता कहलाता है। और कब हुआ था, ये 7वें अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था, 7वें अधिवेशन में। दूसरा कब हुआ था, 7 से लेकर के 10वें अधिवेशन, क्योंकि सबसे लंबा चला था ना, 7वें अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक है जो कि ये चला। समझ में आ गए यहाँ तक। और इसमें वक्ता हो गए, वक्ता का मतलब वाचन करने वाले, पढ़ने वाले। इसमें क्या करते हैं, जो संविधान के प्रति है उसको संविधान सभा के सभी सदस्यों के सामने खड़े होकर के है जो कि पढ़ना होता है। और फिर उसमें क्या होते हैं, संशोधन वगैरह आते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ पे ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसका जवाब देता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वो उनकी समस्या के बारे में बताते हैं कि भाई उनको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। उनको जवाब देते हैं कि हाँ, उनको लगता है कि हाँ ठीक नहीं है, तो उस पर वो हम कह सकते हैं संशोधन कर देते हैं। अन्यथा उनको समझा देते हैं कि भाई ये इस प्रकार से ठीक है, तो हो सकता है उनको ठीक लग जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समझने का तरीका, सोचने का तरीका अलग होता है। और उसको जब कोई व्यक्ति बता देता है कि हाँ ये इस प्रकार से ठीक है, तो उनको खुद को लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है इस हिसाब से। ठीक है, तो उन सब का जवाब कौन देता था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहेब डॉक्टर, उनको सबको। और फिर दूसरा अधिवेशन जो है ये इतना लंबा कैसे चला, क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर कुल मिलाकर के 7635 इसमें क्या बोलते हैं उसको, करेक्शन आए थे। 7635 संशोधन आए थे। और 2463 कितने, 2463 इसमें से स्वीकार किए गए। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो दूसरा अधिवेशन इतना लंबा चला था, इसमें 7635 संशोधन आए थे कि भाई हाँ इतनी चीजों को चेंज करना है। बल्कि इसमें 2463 जो बातें थी उनको स्वीकार किया गया, हाँ भाई इनमें से सुधार होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो वाचन है वो किसने किया था, तीसरे वाचन के अंदर है जो कि वक्ता के रूप में वाचन खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो कि 17 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। और इस तीसरे अधिवेशन के अंदर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक विधेयक लाया गया और उसको पारित किया जाता है, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। और इसको इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को है जो कि पारित कर दिया जाता है। क्या ये बात सब समझ में आई आपको? फिर एक बात इसमें आती है कि संविधान सभा जो है वो किस प्रकार से काम करती थी। क्या वह बहुमत के आधार पर काम करती थी? नहीं। यानी कोई जैसे काम करना आपको, जैसे कोई विधेयक पारित करना है या फिर कोई काम करना आपको जैसे, तो उसमें किसी की बहुमत का काम इसमें जरूरत नहीं रहती थी। इसमें संविधान सभा की रजामंदी और हम कह सकते सहमति से है जो कि वो काम करती थी। ठीक है, फिर बात करेंगे हम संविधान सभा के सदस्यों के बारे में कि राजस्थान से कितने संविधान सभा के अंदर है जो कि राजस्थान से सदस्य थे, अन्य सदस्य कहाँ से थे, इस प्रकार से जो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम तीनों को अच्छे से लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारा? ठीक है, चलो अब लिखते हैं। पहला 1 नंबर लगाओ, संविधान का पहला वाचन। संविधान का पहला वाचन।
ये लिख दिया यहाँ पर संविधान, तो फिर लिखो सीधा पहला वाचन। कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से 1949 से 1948, सॉरी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 48 तक चला। ठीक है, इसमें पहले में वाचनकर्ता कौन थे? किसने किया था ये वाचन? ये वाचन एस राधाकृष्णन ने किया था। ये वाचन ऐसे राधाकृष्णन ने किया था, जिन्हें संविधान के प्रथम वक्ता कहा जाता है, जिनको संविधान सभा के पहले वक्ता कहा जाता है। समझ में आ रहा है यहां तक? संविधान के प्रथम वक्ता, जिनको संविधान के प्रथम वक्ता कहा जाता है। वक्ता का मतलब बोलने वाला, वक्ता कहा जाता है। ठीक है, कौन से अधिवेशन में हुआ था ये? 7वें अधिवेशन में, सबसे छोटा अधिवेशन है। इसमें लिख दो 7वें अधिवेशन में हुआ था। सातवें अधिवेशन में किया गया। क्या किया गया? वाचन। फिर लिखो सबसे छोटा वाचन था। आवाज आ रही है नीचे से? सबसे छोटा वाचन। 1 मिनट में आवाज चेक कर लेता हूँ, आवाज वगैरह का कोई इश्यू है तो आप बता देना। ठीक है, चलो लिख लिया यहाँ तक। प्रथम वक्ता 7वें अधिवेशन में हुआ था, दूसरा जो कि 7वें से 10वें अधिवेशन तक चला था, सबसे छोटा वाचन था। ठीक है, अब लिखो दूसरा वाचन। ठीक है, लिखो इसको फिर। चलो अब लिखो दूसरा वाचन। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिख पाए तुरंत तो ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर है जो कि दे दूंगा, निःशुल्क मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड कर लेना, वहाँ से नोट्स दोबारा से बना सकते हो आप। ठीक है, अब लिखो दूसरा वाचन, संविधान का दूसरा वाचन। कब से कब तक चला था दोस्तों? ये चला था 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। ठीक है, सबसे लंबा वाचन, सबसे लंबा वाचन। इसमें ये वाचन किसने किया था? वाचन BN राव द्वारा किया गया।
वाचन को संशोधन वाला वाचन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक संशोधन आए थे। संशोधन वाला वाचन भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने वाचन आए थे? 7635 संशोधन आए, संशोधन आए, जिनमें से 2473 को जो कि स्वीकृति दी गई। मैंने अभी शायद मुझे याद आ रहा है कि 63 बोल दिया था ना, मैं कहा था ना कि लिखवाऊं का गलत नहीं आए, जिसमें से जिनमें से 2473 को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? संशोधन वाला वाचन, संशोधन से संबंधित वाचन, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। सीधा अगर आपको प्रश्न बन जाए कि संशोधन से संबंधित वाचन कौन सा था, तो दूसरा था। अवधि की बात करें तो 15 नवंबर से 17 नवंबर, अच्छा इसमें अक्टूबर है, सॉरी, मैंने कहा था ना कि एक ही केवल है जो कि अक्टूबर लिखना आपको। सॉरी, इसमें आपने लिख तो नहीं दिया था, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा काट छांट वाला बात नहीं थी। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ठीक है, और सबसे लंबा वाचन, संशोधन वाला वाचन 7635 संशोधन आए थे, और 2473 में है जो कि संशोधित करने वाले ऐसे तथ्य लगे, उनको स्वीकार किया गया उनको। और दूसरा वाचन किन के द्वारा किया गया था? BN राव के द्वारा किया गया। ठीक है, और फिर बात आती है इसमें कि आरंभ हुआ था 7वें अधिवेशन में, और 10वें अधिवेशन में है जो कि समाप्त हुआ था। लिख दो इसमें, सातवें अधिवेशन में आरंभ, 10वें में समाप्त। दसवें अधिवेशन में समाप्त हुआ। अब लिखो तीसरा वाचन। तीसरा वाचन ये कब से कब चला था? 17 अक्टूबर नहीं, 17 नवंबर, 17 नवंबर 1949 से 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, ये वाचन किसके द्वारा किया गया था? BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था वाचन? BR अम्बेडकर के द्वारा। वाचन BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। 26 नवंबर 1949 को BR अम्बेडकर द्वारा एक विधेयक लाया गया
द्वारा अंबेडकर द्वारा एक विधेयक पेश किया गया चलो लिख दो, एक विधेयक पेश किया गया जो इसी दिन पारित हुआ था। अंबेडकर द्वारा विधेयक ऐसे लिख दो, विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड वैसे इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। हिंदी में अगर बात करें तो संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ये विधेयक, एक विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड पेश किया गया, पेश किया। पेश किया गया जो इसी दिन पारित हुआ था। ऐसे लिख दो, पेश की जगह लाया गया, विधेयक लाया गया। जो इसी दिन पारित हुआ था। ये जगह सेट हो गई ना आपकी, जो इसी दिन पारित हुआ था, जो इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ऐसे लिख दो। जो इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। चलें आगे, या लिख रहे हो? इसमें कुछ है जो मैं दोबारा बोल के आपको बताऊं? नहीं ना? चलो लिखो, इसमें इसे में जोड़ के लिखना। जो इसी दिन किसकी बात करें हम? जो विधेयक था ना, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और उसमें कुछ अनुच्छेद वगैरह उसी टाइम लागू कर दिए गए थे। मैं लिखो एक बात, संविधान सभा सहमति से काम करती थी।
करती थी। फर्स्ट लिख दो, बहुमत का काम नहीं था, बहुमत का कार्य नहीं था। अब क्या लिखेंगे हम, क्या पढ़ेंगे भाई? अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कुल कितने थे भाई? संविधान सभा में। अब इसमें अलग अलग पॉइंट बनते हैं। पहले एक हेडिंग लगाओ आप, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। तीन रूप में पढ़ेंगे। एक तो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, एक वो संविधान सभा में राजस्थान से थे लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बाहर से राजस्थान में प्रशासनिक रूप में है जो कि आ रखे थे वो। तीसरी बात वो प्रवासी राजस्थानी की बात करेंगे, जो राजस्थान के थे प्रवास यानी दूसरी जगह है जो कि दूसरे राज्यों में जा करके प्रांतों में बस गए थे। तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले लिखो, राजस्थान के निवासी जो संविधान सभा के सदस्य थे कितने थे भाई? राजस्थान के निवासी जो संविधान सभा के सदस्य थे, यहीं पे लिख दो 11। कितने थे? 11 सदस्य। दूसरी बात, प्रशासनिक रूप में संविधान के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। इनकी कुल कितनी संख्या? 4 सदस्य थे। ठीक है, एक बार ऐसे लिख लो 3 लाइन, फिर एक एक करके सबको लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे भाई? प्रवासी राजस्थानी जो संविधान सभा के सदस्य थे, 3 थे। प्रवासी राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी किसको कहते हैं भाई? प्रवासी राजस्थानी क्या जो प्रवास करके बाहर से अंदर आए राजस्थान में वो, या राजस्थान के लोग बाहर प्रवास कर गए वो? प्रवासी राजस्थानी जो संविधान सभा के सदस्य, जो संविधान सभा के सदस्य थे। कितने थे? 3। समझ में आया यहां तक कुछ? देखो, डायरेक्ट प्रश्न यहां से बन सकता है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य 3 रूप में हमने पढ़ा है। राजस्थान के ऐसे निवासी जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो राजस्थान के मूल रूप से निवासी थे। ठीक, वो सदस्य थे 11। कई जगह 12 भी देखने को मिलता है कई किताबों में, लेकिन रियल में 11 थे। 12वां कौन सा था वो भी हम बात करेंगे। वो दीवान के रूप में राजस्थान से गया था टी कृष्णमाचारी। क्या नाम था? टी कृष्णमाचारी, जो कि राजस्थान से राजस्थान में मतलब वो प्रशासनिक अधिकारी था जयपुर रियासत के अंदर।
तमिलनाडु का था, वैसे तो संबंध तमिलनाडु से था, और वो उसको राजस्थान में हम कह सकते हैं उसको दीवान बना दिया था। जयपुर का दीवान था, इसलिए उनको है जो कि राजस्थान के अंदर काउंट कर देते हैं। तो 12 सदस्य कई बार देखने को मिलता है, लेकिन रियल में 11 है। चलो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, पहले यहाँ तक समझने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात वह कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी थे कहाँ से, मतलब राजस्थान से बाहर राज्यों के थे और राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी थे। उनमें से कौन कौन है जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरी बात ये आती है प्रवासी राजस्थानी, यानी पहले राजस्थान से थे और प्रवास कर गए दूसरे राज्यों के अंदर रह रहे हैं, उनमें से कितने लोग थे, तो वो थे 3 लोग। यहाँ तक लिखो 3 लाइन को, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले तो लिखिए आप राजस्थान के निवासी, जो पहली लाइन ये है ना, 11 सदस्यों का नाम लिखते हैं कौन कौन से थे, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। चलो अब लिखो, अब राजस्थान के निवासी करके डेस करके 11 लिख दो। राजस्थान के निवासी, इसके लिए एक ट्रिक बनाई हमने। ट्रिक क्या है, जब हीरा गोदरा माटी में सजे, ट्रिक ये है, जब हीरा गोदरा माटी में सजे, कैसे बनाएंगे, जय से आप करेंगे जय नारायण व्यास, ब से बलवंत सिंह मेहता, ही से हीरालाल शास्त्री, रा से राज बहादुर, गो से गोकुल लाल असावा, द से दलेल सिंह, रा से रामचंद्र उपाध्याय, माँ से मुकुट बिहारी लाल, टी से टी जो हम लोग इसमें 11 के अंदर शामिल नहीं करते, लेकिन अगर कर भी सके ना तो टी से टी कृष्णमाचार्य होता है। मैं से मणि के लाल, और स से क्या हो जाता है, और जय से जसवंत सिंह, स से क्या होगा भाई, सरदार सिंह खेतड़ी से थे। खेतड़ी में जो राजा थे उनके निजी सचिव थे, ठीक है, तो इनका नाम लिखते हैं। जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, तीसरी क्या ट्रिक है, हीरालाल शास्त्री, चौथा क्या था, राज बहादुर, कहाँ से संबंधित था, भरतपुर से। पांचवा गोकुललाल असावा, क्या नाम था, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा, ये कहाँ से था, शाहपुरा से। राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, और जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बना था ना राजस्थान का, मुख्यमंत्री भी बना था, कहाँ से हम कह सकते हैं,
ये कहाँ से संबंधित था? जोधपुर। और बलवंत सिंह मेहता इसमें लिख लो आप, उदयपुर। इनमें एक लाइन नाम भी लिखो, एक लाइन लिखो आप इसमें। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति, सॉरी, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति। पहला हस्ताक्षर करने वाला, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति यही था। ठीक है, उससे आगे लिखो। कहाँ तक लिख दिया? गोकुलाल असावा। द से दलील सिंह, कहाँ से संबंधित था? कोटा से। रा से रामचंद्र उपाध्याय। आठ नंबर, माँ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। फिर मैं से माणिक्यलाल वर्मा, लिख लो। माणिक्यलाल वर्मा। लिख लिया यहाँ तक? इसमें लिख दो, ये था अलवर से। और ये एकमात्र जो मुकुट बिहारी है, किसी केंद्र शासित प्रदेश से था ना? किसे था? अजमेर मेरवाड़ा से। अजमेर मेरवाड़ा से। अब इसके अंदर एक लाइन लिखनी है आपको, और ये उदयपुर से। इसमें लिख लो माणिक्यलाल वर्मा में उदयपुर। ठीक है, इसमें लिखो मुकुट बिहारी लाल भार्गव के अंदर एक लाइन लिखनी है कि संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजस्थानी सदस्य। पहला व्यक्ति राजस्थान का कौन सा था? बलवंत सिंह मेहता। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजस्थानी सदस्य, एकमात्र सदस्य ऐसा है जो किसी केंद्र शासित प्रदेश से था, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित था। इसके बारे में थोड़ी 2-3 लाइन लिखनी है। पहले इसको मिटाऊं क्या, माणिक्यलाल वर्मा को, या फिर आप थोड़ा ध्यान में करना, यहाँ पे लिखवाता हूँ मैं, यहाँ पे करके ऐसे। क्या करें बताओ? अजमेर मेरवाड़ा। अब इसके अंदर कुछ आपको चीजें लिखनी है।
संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजस्थानी। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजस्थानी। और फिर बात आती है इसमें एकमात्र सदस्य जो किसी देशी मतलब कमिश्नर से था। एकमात्र सदस्य एकमात्र सदस्य जो किसी केंद्र शासित प्रदेश से थे, निर्वाचित थे। फिर उसके बाद में 3 बार ये अजमेर से लोकसभा का सदस्य भी रहा था। इसमें लिख दो राजस्थानी सदस्य और एकमात्र सदस्य। जो किसी केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित था। कौन सा था केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, एक लाइन और लिख लो। बाद में 3 बार अजमेर से लोकसभा के सदस्य रहे। बाद में 3 बार अजमेर से एमपी रहे। एमपी समझ जाओगे ना आप? अजमेर से एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लिखो अब। ये बात किसके आगे लिखनी है सारी? आपके पास में कॉपी में 2 लाइन छोड़ के उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा को लिखना, मुकुट बिहारी लाल में ये इतना लिखना आपको। फिर इसके बाद में 10वां आएगा, सरदार सिंह खेतड़ी से संबंधित थे, जो कि एक राजा के निजी सचिव थे। जसवंत सिंह थे बीकानेर से। लिखो, फिर लिखो इसको जल्दी से। फटाफट लिखो फिर। लिख लिया? 2 का नाम और लिखो, सरदार सिंह खेतड़ी और जसवंत सिंह बीकानेर।
चले। सरदार सिंह, सरदार सिंह खेतड़ी, जसवंत सिंह, बीकानेर से। इसमें लिखो खेतड़ी, ये किसी राजा के निजी सचिव थे। ऐसे नहीं कि कोई राजा थे। अब लिखो राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी जो संविधान सभा के सदस्य थे। पहली बात तो वो लिख दी हमने। दूसरी बात ये है राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी जो संविधान सभा के सदस्य थे। पहला लिखो टी कृष्णमाचारी। दूसरा सी एस वेंकटाचारी। ये नाम सुना है क्या आपने पहले? राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री था दूसरा, जो राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी था, आईएएस था, सी एस वेंकटाचारी। ठीक है। तीसरा है के एम पणिकर। के एम पणिकर। चौथा है राघवाचारी। चौथा लिखो आप टी विजय राघवाचारी। टी विजय राघवाचारी। अब इनका संबंध लिख लेते हैं। कहाँ पे थे ये प्रशासनिक अधिकारी? ये जयपुर, ये जोधपुर थे, ये बीकानेर, और टी विजय राघवाचारी ये था उदयपुर। अब बात करें ये संबंधित थे कहाँ से? थे कहाँ से भैया? कहाँ से थे ये? टी कृष्णमाचारी है जो कि तमिलनाडु से था। कहाँ से था? तमिलनाडु से। संबंधित बात करें तमिलनाडु से था। और सी एस वेंकटाचारी ये था कर्नाटक से। कहाँ से था? कर्नाटक से। और के ये था केरला से। इनको किसी न किसी माध्यम से आपको याद करना पड़ेगा। के एम पणिकर तो केरला से हो गया, और इसको किसी प्रकार से आपको, और ये टी विजय राघवाचार्य ना, टी दोनों ये तमिलनाडु से हो गए। ठीक है ना? मतलब ये जो लोग हैं, 4 लोगों का नाम है, ये कहाँ से थे? इन राज्यों से थे। और राजस्थान राज्य के इन जिलों के अंदर बात कर सकते हैं, इन रियासतों के अंदर बात कर सकते हैं
क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त। अब किन की बात करेंगे, प्रवासी राजस्थानी जो संविधान सभा के सदस्य रहे, यानी जो राजस्थान के थे और प्रवास कर रखे थे दूसरे रियासतों में, दूसरे राज्यों के अंदर बात कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग थे। लिख लिया यहाँ तक, लिखो जल्दी लिखो। चले, अब लिखो 3 नंबर। प्रवासी राजस्थानी जो संविधान सभा के सदस्य रहे। पहला कौन था, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। कहाँ से था, कहाँ रहता था, मतलब पश्चिम बंगाल। एक था बनारसी झुंझुवाल, बनारसी दास झुंझुवाल। झुंझुवाल ये कहाँ था, बिहार। तीसरा नाम लिखो आप, जो कि उत्तर प्रदेश में रहता था, पदम पंत सिंघानिया। पदम पंत सिंघानिया, इसमें लिख दो उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया, बनारसी दास झुंझुवाल। ठीक है, तो ये 3 लोग हो गए। फिर एक लाइन और लिख लो, उसके बाद में संविधान सभा की विभिन्न समितियां पढ़ेंगे, जो कल के सेशन में पढ़ेंगे। और कल जो हमारा ये टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, ये हो जाएगा पूरा। देखो इसमें नोट लगा के लिख लो ये लाइन। क्या लिखनी है कि राजस्थान से संविधान सभा के 12 सदस्य, लिखते रहो, राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य कैसे हो सकते हैं, 12 सदस्य इसमें से 11 राजस्थान निवासी, ऐसे डैश करो, इसमें लिखो, देखो राजस्थान निवासी थे 11,
राजस्थान निवासी बराबर 11 प्लस 1 कौन सा रह गया, टी कृष्णमाचार्य जो जयपुर के दीवान थे, प्लस 1। अब ये एक कौन सा है, टी कृष्णमाचार्य जो जयपुर के दीवान थे। जयपुर से गया था इसलिए इनको जयपुर राजस्थान से काउंट कर लेते हैं, जयपुर से दीवान थे। इसलिए 12 माने जाते हैं। ठीक है, बाकी संविधान की समितियां हम पढ़ेंगे, तो कल एक सेशन और होगा, छोटा सा होगा, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाएगी, एक क्लास होगी। उसके बाद में हम यानी हमारा जो भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम भारतीय संविधान की विशेषताएं लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे संपूर्ण करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।